दोस्तों इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एक ही वर्ष में भारत, रूस और अमेरिका समेत दुनिया की करीब आधी आबादी अपना सरकार शांतिपूर्ण यानी कि प्रजातांत्रिक तरीकों से चुनने जा रही है। 41 countries are expected to go to polls this year. Over 4 billion people, half the world, are set to cast ballots in elections this The calendar year. world's biggest democratic exercise, India has announced that it will vote in national elections from the 19th of April. नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दुबे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिज्ञासु भारतीय में। दोस्तों साल 2024 इलेक्शन का वर्ष है। इस वर्ष दुनिया की 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में 8 देशों ने अपना सरकार चुन लिया है या तो चुनेंगे, और दुनिया की करीब 2 अरब मतदाताओं को वोट डालने का अधिकार है, जो कि दुनिया की आबादी का 1/4 हिस्सा है। दोस्तों ये आंकड़ा अभूतपूर्व है, जिसमें आधी दुनिया में पावर का ट्रांसफर खून का एक कतरा बहाए बिना भी हो जा रहा है। दोस्तों हमारे प्यारे भारत में भी इलेक्शन होने जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन के चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से ही देश में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। और हो भी क्यों ना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शन होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि भारत में डेमोक्रेटिक अर्थात प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश प्राचीन काल से ही रहा है। इट मींस भारत न केवल सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे प्राचीन डेमोक्रेसी भी है। तो क्या कोई सबूत है जिससे पता चल सके कि भारत में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एग्जिस्ट करते थे? तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इसी के ऊपर आधारित है, जिसमें हम भारत की प्राचीन चुनाव व्यवस्था को समझेंगे। दोस्तों अब्राहम लिंकन ने कहा था कि प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार है। मानव सभ्यता में देश और डेमोक्रेसी ये जनता द्वारा बनाई गई सबसे बड़े सिस्टम में से एक है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हमने बहुत सारे देशों को डेमोक्रेसी को चुनते हुए देखा। इस मैप में आप देख सकते हैं कि मौजूदा समय में अगर हम दुनिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में देखें तो ग्रीस से लेकर साउथ कोरिया तक, मंगोलिया और इसराइल के अलावा आपको भारत ही सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तो रूस और पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ था, तो उसका क्या? दोस्तों पाकिस्तान के इलेक्शंस में मिलिट्री का हस्तक्षेप होता है, और रूस में सत्ता एक्चुअल कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है, और वहां पुतिन को हटाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल जैसा है। इसके अलावा बहुत से देशों में कुछ वक्त के लिए डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहां तख्ता पलट हो गया और डिक्टेटरशिप आ गया। उसका रीसेंट एग्जांपल आप म्यांमार देख सकते हैं, जहां सेना ने ऑंग सैन सू की, जो कि वहां पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी, उनसे सत्ता छीन लिया था। दोस्तों भारत ने स्वतंत्रता के बाद से ही डेमोक्रेसी को फॉलो किया है, लेकिन भारत के लिए डेमोक्रेटिक मूल्यों का पालन करना कोई नई बात नहीं है। हमारी सभ्यता में ऐसे कई वाकये हैं जो साबित करते हैं कि भारत प्रजातांत्रिक मूल्यों का अनुसरण करता आया है। इसका सबसे बड़ा सबूत महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद, बुद्धिस्ट और जैन धर्म ग्रंथों, चाणक्य नीति, ग्रीस के 2 महान इतिहासकार मेगस्थनीज और डियोडोरस की किताबों, समुद्रगुप्त के वक्त शिलालेख और उत्तर मेरू में मिले हुए शिलालेख में मिलता है। दोस्तों एंशिएंट इंडिया में डेमोक्रेसी होने का पहला सबूत हमें महाभारत काल से मिलता है, जो कि आज से लगभग 5100 साल पहले यानी कि 3100 साल ईसा पूर्व हुआ था। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर भीष्म पितामह से भारत के गणराज्यों के बारे में पूछते हैं, और ये भी कहते हैं कि गणराज्यों में अगर प्रजा के बीच एकता न हो तो उस गणराज्य का विनाश हो जाता है। इसके अलावा महाभारत में एक घटना का जिक्र है जिसमें जन सदन की बात कही गई है, जहां आम जनमानस बड़ी संख्या में जमा होते थे। इसी शांति पर्व में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को मंत्रिमंडल बनाने के बारे में भी कहा है, जिसमें समाज के सारे वर्गों के प्रतिनिधि को शामिल करने को कहा, और यह भी कहा कि जो की डिसीजंस हो वो इस मंत्रिमंडल के सर्वमति से ही करे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि महाभारत काल में भी गणराज्य, जन सदन और मंत्रिमंडल जैसे शब्दों का समावेश था, जिसमें कि सारे वर्गों को सम्मिलित किया जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में उस वक्त भी डेमोक्रेसी का कुछ अंश था। दोस्तों नेक्स्ट सबूत हमें वैदिक टाइम पीरियड से मिलता है, जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड था। बेसिकली इस टाइम की सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की सभ्यता है। इस दौरान 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के दौरान ऋग्वेद और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के दौरान अथर्ववेद को कंपाइल अर्थात संग्रह किया गया था। दोस्तों गणतंत्र शब्द ऋग्वेद में 40 और अथर्ववेद में 9 बार इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा सभा, समिति और विधाता जैसे असेंबलीज की बात की गई है, जो उस वक्त में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होने के सबूत देते हैं। दोस्तों सभा की असेंबली में समुदाय के बुजुर्ग लोग मिलते थे, और इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। सभा में समुदाय को चलाने और समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा होती थी, और इसके अलावा संगीत, नृत्य और खेल जैसे इंटरटेनिंग एक्टिविटीज भी होती थी।
एक महत्वपूर्ण असेंबली को समिति कहा जाता था, जहां राजनीति और अन्य बड़े मुद्दे जैसे वॉर करना है कि नहीं करना है, ट्रीटी करना है कि नहीं करना है, ऐसे मुद्दों पर बात की जाती थी। समिति के द्वारा ही राजा को चुना जाता था। विधाता सबसे पुरानी ट्राइबल असेंबली थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण सभा के रूप में कार्य करती थी, जहां सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक मामलों के बारे में निर्णय लिए जाते थे और इसमें महिलाएं जोर शोर से भाग लेती थी। भारत का एंशिएंट डेमोक्रेसी होने का तीसरा सबूत हमें जैन तथा बौद्ध धर्म के ग्रंथों से मिलता है, जो कि 600 से 300 ईसा पूर्व के कालखंड को दर्शाता है। अंगुत्तर निकाय जैसे बौद्ध ग्रंथों और भगवती सूत्र जैसे जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसमें कई सारे डेमोक्रेटिक जनपदों का भी उल्लेख है। उनमें से एक वैशाली का लिच्छवी शहर है। दोस्तों, इसके बारे में हमें बिहार सरकार की वेबसाइट से भी पता चल सकता है कि वैशाली शहर पर महाभारत के काल से चले आ रहे लिच्छवी वंश का शासन था और इसका नाम राजा विशाल से इंस्पायर होकर वैशाली पड़ा। बिहार सरकार के हिसाब से वैशाली दुनिया का सबसे पहला गणराज्य यानी कि रिपब्लिक था। दोस्तों, बौद्ध धर्म के महानिबाना सूत्र में एक दिलचस्प घटना का जिक्र है, जिसमें मगध के राजा अजातशत्रु जब वज्जियन साम्राज्य पे हमला करने जाते हैं, जो कि एक गणराज्य था, तो उन्हें बुद्ध से परामर्श लेने का मन करता है। तो अजातशत्रु अपने एक मैसेंजर को एक लेटर के साथ बुद्ध के यहाँ पे भेज देते हैं। बुद्ध उस लेटर का जवाब देने से पहले अपने एक शिष्य जिनका नाम आनंद था, उन्हें वज्जियन में लगातार आयोजन होने वाली सार्वजनिक सभाओं और कबीले की बैठकों के बारे में बताते हैं, जो कि वज्जियन साम्राज्य में डेमोक्रेसी होने को प्रूव करती है। दोस्तों, भारत के प्राचीन डेमोक्रेसी होने का जिक्र बौद्ध धर्म के एक और ग्रंथ अवदान शतक में भी है, जहां उत्तर भारत के व्यापारियों से जब दक्कन के राजा महाजनपदों की सरकारों के बारे में पूछते हैं, तो ये लोग महाजनपदों की सरकारों के बताते हुए ये कहते हैं कि वहां कुछ सरकार तो राजा के अधीन है, वहीं कुछ जनपदों में गणतंत्र भी है। दोस्तों, ये सारे रिकॉर्ड्स इस बात का प्रूफ देते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के शुरुआत के समय में भी भारत में गणराज्य थे। दोस्तों, हमें भारत के ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी होने का चौथा सबूत ग्रीस के दो मशहूर इतिहासकार डियोडोरस और मेगास्थनीज के लेखों से मिलता है, जिसमें उन्होंने भारत में उस वक्त मौजूद कई गणराज्यों को मेंशन किया है। डियोडोरस 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए क्षुद्रक मल्ला संघ और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच युद्ध के बारे में लिखते हुए क्षुद्रक मल्ला संघ को एक गणराज्य लिखते हैं और ये भी लिखते हैं कि कैसे क्षुद्रक मल्ला संघ अलेक्जेंडर के भारत को कब्जाने के उद्देश्य में एक बाधा बने थे। भारत की प्राचीन डेमोक्रेसी होने का पांचवा सबूत हमें उत्तरा मेरूर के शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शन से मिलता है। दोस्तों, ये इंस्क्रिप्शन बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें गांव के लेवल पे होने वाले चुनाव के बारे में बताया गया है। उत्तर मेरूर, जिसे अब उथिरा मेरूर भी कहते हैं, ये तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में एक पंचायत शहर है। यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 90 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दोस्तों, पल्लव राजा नंदीवर्मन द्वितीय ने औपचारिक रूप से 750 ईस्वी के आसपास इसे ब्रह्मदेव गांव के रूप में स्थापित किया था। ब्रह्मदेव गांव बेसिकली दान में दिया गया हुआ गांव होता है, जिसे ब्राह्मणों को रिलीजियस कामों के लिए दिया जाता था। बाद में 9वीं शताब्दी में चोला साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और चोला राजा परांतका वन से गांव के लोगों ने खुद से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चुनने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो परांतका वन ने चुनाव करने के लिए कोड़ा वोलय सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तमिल में कुडम पॉट को कहते हैं और वोलई का अर्थ ताड़ का पत्ता होता है, जिससे इस सिस्टम का नाम कोड़ा वलई सिस्टम पड़ा। दोस्तों, इस सिस्टम में सारे लोग वैकुंठ पेरुमल मंदिर के यहाँ जमा होते थे। फिर अलग अलग कमेटी के लिए एलिजिबल लोगों का नाम पाम के पत्ते पे लिख के एक साथ पॉट में डाला जाता था और उसके बाद एक बच्चे से बोला जाता था कि वो रैंडमली कोई एक पत्ता सिलेक्ट करे। इस तरह अलग अलग कमेटी के लिए लोगों को 1 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता था। दोस्तों, इस इंस्क्रिप्शन में लोगों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को भी डिटेल में लिखा गया था, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट था। दोस्तों, उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने भाषण में कर चुके हैं और इस ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी भी इसे विजिट किए थे और इन इंस्क्रिप्शन से काफी प्रभावित थे, जिसने उन्हें पंचायती राज को मजबूत करने को मोटिवेट किया था। इसके अलावा कई और सबूत भी मिले हैं, जैसे कि राजा समुद्रगुप्त के वक्त में बने इलाहाबाद पिलर और चाणक्य नीति वगैरह, जो कि ये प्रूव करते हैं कि भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और महाभारत के काल के अवधि से लेकर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में भी भारत में डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश था।
तो ये है इस वीडियो का अंत दोस्तों। धन्यवाद इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए। ऐसे ही भारत से जुड़े दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें जिज्ञासु भारती को। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।